एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 12th क्लास के लिए। आप लोगों की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है अच्छे से, राइट? और हम लोग आराम से काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आज जो है मैं तुम्हें मैथमेटिक्स के बारे में कुछ डिफरेंट बातें बताने वाली हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में पता है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। हम लोग आज बात करेंगे अबाउट द सिलेबस कि क्या सीबीएसई ने सिलेबस जो अपना कट कर दिया है। ठीक है, सो आप लोगों को केमिस्ट्री में पता चला होगा, फिजिक्स में पता चला होगा, कुछ सिलेबस पहले से कम तो हुआ है लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन भी हुए हैं, कुछ टॉपिक्स अपने ऐड ऑन भी हुए हैं। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं मैं आपको कि अब आपका कोई टर्म 1 टर्म 2 जैसा कुछ नहीं होगा, एक ही पेपर अपना होगा। तो अच्छी बात है ये। पहले अलग अलग से दिमाग लगाना पड़ता था, इसमें टर्म 1 होगा फिर टर्म 2 होगा, आपका एक साथ ही पेपर होगा। कोई टर्म 1 टर्म 2 का बेस खत्म हो चुका है सारा के सारा। ठीक है, सो माय नेम इज़ पल्लवी मंगल। आई थिंक आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स की बातें करते हैं। सो आज की क्लास का टॉपिक है कि क्या क्या सिलेबस जो है ऐड हुआ है, क्या अपना कट हुआ है। सो मैं यहाँ पर लास्ट ईयर का और इस ईयर का सिलेबस कंपेयर करके तुम्हें बताने वाली हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स अपने ऐड ऑन हुए हैं। 2021-22 वाला सिलेबस भी है अपने पास और 2022 से 23 वाला भी सिलेबस है। तो वहाँ से कंपेयर करके हम लोग आइडिया करेंगे कि कौन सा टॉपिक ऐड ऑन हुआ है, कौन सा टॉपिक अपना डिलीट हुआ है। और एक बात अपने सबको पता है, हर बालक हर बच्चा 12th की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहा ना। आई मीन कि सब कोई जेई मेंस की प्रिपरेशन करेगा, कोई एनडीए के लिए काम करेगा, कोई एडवांस की। तो अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो प्रिपेयर करने ही है, राइट? सो इसके साथ और कोई अपना सीए, सब अलग अलग हैं। जो लोग कॉमर्स में हैं सब कुछ अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा जो सिलेबस डिलीट हो गया है उनको हमेशा डिलीट नहीं करके रखना अपने माइंड में। सीबीएसई ने सिलेबस डिलीट किया है, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ने। बाकी के बोर्ड के बच्चे अपने पास हैं, जो हमने चैप्टर्स पढ़ लिए उसमें एक्स्ट्रा में जो भी सिलेबस पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस को हटा दो बिल्कुल, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो कुछ टॉपिक मेंस में आएंगे, तो हमें अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। हाँ, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस कट हुआ है उसको हम सीबीएसई में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा मार्किंग में बता देती हूँ। मार्किंग में क्या क्या है कि अपने पास रिलेशन फंक्शन करके एक यूनिट है। टोटल 6 यूनिट के आप लोग देख सकते हैं। तो ये यूनिट जो है अपने पास 8 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 8 मार्क्स की। एंड आफ्टर दैट एलजेब्रा आप लोग देख पा रहे हैं, एलजेब्रा देख रहे हैं बेटा? सो एलजेब्रा जो है अपने पास 10 मार्क्स का है। उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस है 3rd यूनिट और 35 मार्क्स का। तो आप आराम से देखो, सबसे बड़ी यूनिट जो है 35 मार्क्स की एक ही है, दैट इज यूनिट 3rd। सो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलस के लिए आप लोग लिमिट्स जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होता है एंड डेरिवेटिव्स कवर करके आएंगे जब हम इसकी बात करेंगे कैलकुलस की। ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगी जब हम बात करने वाले होंगे कैलकुलस के बारे में, तो आप लोग 11th क्लास का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ के आएंगे, तभी हम कैलकुलस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना है यूनिट 4, दैट इज वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें अपने पास है 14 मार्क्स का। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, दैट इज फॉर 5 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट 6, दैट इज फॉर 8 मार्क्स। और ये हमारा टोटल बनता है 80 मार्क्स का और पेपर होगा पूरा 100 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स आप सभी को पता है इंटरनल असेसमेंट से अपने को मार्क्स मिलते हैं। भाई देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो वहाँ से मार्क्स मिल जाते हैं, बट मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, तो अपने को इंटरनल असेसमेंट्स के थ्रू अपने को ये मार्क्स मिलते हैं 20। क्लियर? इतनी बात समझ आई? तो अपने को आराम से ध्यान देना है कि कैलकुलस से 35 मार्क्स का आएगा। उसके बाद अपना इधर वेक्टर 3D, उसके बाद देखा जाए तो फिर अपना ये है एलजेब्रा 10 मार्क्स का, देन रिलेशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी एंड आफ्टर दैट लीनियर प्रोग्रामिंग। सो जो हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ऐसा नहीं जो मैम लो वेटेज वाले उनको पढ़ना है भाई, उनको आराम से पढ़ना है। इसका मतलब ये यूनिट छोटी है, ऐसा नहीं है कि यूनिट बड़ी है मार्क्स कम का दे रखा है। ये जो 35 की यूनिट दे रखी है ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर 2 चैप्टर है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
और इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सबसे बड़ी यूनिट है। इसके अंदर अराउंड 6 चैप्टर, 1 2 3 4 5 to 6 चैप्टर का हम मान सकते हैं कि इसके अंदर आते हैं। मतलब आपके इंटीग्रल का एक ही चैप्टर दे रखा है तो 3 तो 5, यहाँ पर 5 चैप्टर्स अपने आएंगे। तो इस तरीके से यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है। तो अपने को याद रखना है 80 मार्क्स का डिवीजन किस तरीके से, और 20 मार्क्स अपने को इंटरनल असेसमेंट से मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, देखो ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये है 2021 से 22 वाला, और ये है 22 से 23 वाला। ठीक है, सबसे पहला यूनिट अपना है रिलेशन फंक्शन। ठीक, रिलेशन फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस है। ठीक, और यहाँ पर देखो अपने पास टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस है। बस क्लियर, समझ में आ गया कि अपने पास इसमें नो चेंज है, जो था एज इट इज लास्ट ईयर का सेम है। देख रहे हो पूरा का पूरा एज इट इज आ चुका है रिलेशन फंक्शन का। मुझे लगता है आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से आता होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। चलिए, उसके बाद अपने पास है सेकंड चैप्टर, जो अपना रिलेशन फंक्शन के चैप्टर के अंदर ही आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर इधर दे रखा है डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। यहाँ पर आओ, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये यहाँ पर ऐड हुआ है। मैंने क्या बताया था कि कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें 30% रिड्यूस हुआ था, और इस बार के सिलेबस में 15% रिड्यूस हुआ है। सिलेबस कम हुआ है, जो आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटी की सीबीएसई वाली, उनमें से सिलेबस कम हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो कुछ ऐड हुआ है। तो यहाँ पर बहुत इजीली आई थिंक यू कैन सी कि ये जो है टॉपिक ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपना टॉपिक ऐड हुआ है, और इधर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तक था, इसके बाद ये अपना टॉपिक इसमें ऐड कर दिया। तो आपको ग्राफ भी आनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। क्लियर है, समझ में आ गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, बताओ जी। सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें बताया था कि जिस दिन हम अपनी 12th क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सिलेबस का हार्ड कॉपी अपने हाथ में होना चाहिए। तब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम अभी तक तो सिलेबस डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, तो मैंने सजेस्ट किया था कि पुराना सिलेबस है उसी को निकाल करके बैठ जाइए अभी। लेकिन अब आपके पास नया सिलेबस आ चुका है। हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी तक हार्ड कॉपी जो है सिलेबस की निकलवा ली होगी, और कुछ अभी तक भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो भाई अब आ चुका है अपना सिलेबस, तो फटाफट से सिलेबस का हार्ड कॉपी निकलवाओ, और उसमें टिक लगाते चलो कौन कौन सा टॉपिक किस किस चैप्टर के अंदर आपने कवर कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है। सिलेबस नहीं होता तो आप कंफ्यूज होकर, अब देखो ये सिलेबस में एड ऑन हुआ है ना, आप यही सोच के बैठ जाते यहाँ पर आ गया ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट अपना है यूनिट 2। यूनिट 2 कौन सी है? अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। सो यहाँ पर देखो, इधर दे रखा है कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, अभी यहाँ तक देखते हैं। कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, एज इट इज दे रखा है। आगे बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर। तो यहाँ पर देखो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर, एज इट इज चल रहा है। आफ्टर दैट यहाँ दे रखा है सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एज इट इज। उसके बाद दे रखा है नॉन कम्यूटेटिविटी, सॉरी कम्यूटेटिव
एक्टिविटी। ओहो, कॉम्यूटेटिव हमें पता है, नॉन कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड ये एक्स्ट्रा में एड ऑन हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस। ओके, existence of non-zero matrices whose product is the zero matrix। ठीक है, restrict to square matrices of order 2, मतलब इसमें उसने restrict किया है कि आपको order 2 का ही मैट्रिक्स यूज करना है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखिए here all matrices will have real entries। ओके फाइन, invertible matrices ये अलग से यहाँ पे दे दिया and proof of uniqueness of inverse। ओके, ये यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है एंड इफ इट इज एग्जिस्ट हियर ऑल मैट्रिसेस विल हैव रियल एंट्रीज। ओके, देखो यहाँ पे समझ में आ गया अपने को, इज इट क्लियर कि यहाँ से इन्होंने क्या टॉपिक ऐड ऑन किए हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, यहाँ से, और फिर ये तो अपने पास है एज इट इज, और ये अपने को फिर से प्रूफ वाली बात भी ऐड ऑन की है, proof of the uniqueness of inverse if it exist। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा सिलेबस रिड्यूस कम हुआ है, सॉरी हाँ जी, लास्ट ईयर के कंपेयर करें तो ऐड ऑन हुआ है। इज इट क्लियर, समझ में आया। आगे हम बात करेंगे इसमें डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 matrices, minors, cofactors and application of determinants in finding the area of triangle। ओके फाइन, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये अपना वही है 2022 से 23। कैन यू सी दिस राइटिंग, ओके, और ये है 2021 से 22। सो यहाँ पर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3, माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ determinants in finding the area of triangle, adjoint and inverse of a square matrix, consistency। okay, तो देखो यहाँ तक एज इट इज है, यहाँ तक एज इट इज है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। ओके, आगे दे रखा है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स, तो ये एग्जैक्टली सेम दे रखा है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ linear equation 2 or 3 variables having unique solution using inverse of a matrix। so यहाँ पर जो अलग से दे रखा है अपने को, जो अलग से दे रखा है सिस्टम, वो है ये वाला inconsistency, number of solution of system of linear equation by examples and consistency। तो यहाँ पर भी अपने पास कुछ पार्ट जो है एड ऑन हुआ है, यहाँ पर भी अपने पास कुछ पार्ट जो है एड ऑन हुआ है। समझ में आ गया कि क्या पार्ट अपना एड ऑन हो रहा है। तो जो पार्ट एड ऑन हुए हैं उनको हमें आराम से याद रखना है। लास्ट ईयर का जिन बच्चों ने निकलवा के रखा हुआ है टाइम टेबल, बेसिकली सिलेबस का पर्चा, तो अब उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, या फिर डिस्कार्ड नहीं करना तो कंपेयर करके समझना है कि हमारे पास क्या क्या नए नए टॉपिक्स एड ऑन हो गए हैं। भाई जो नया वाला सिलेबस आया है उसको निकलवा लो, कितना हार्डली तुम्हें 10 रुपये लगेंगे। और ऐसा मत करना कि सिर्फ कि नहीं मैम हार्ड कॉपी का क्या करेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे, कुछ बच्चे लिखने बैठ जाएंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट, आराम से इसको आप पेपर पर निकलवाओ और टिक लगा करके पढ़ना है कि हम जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे कि ये टॉपिक हम कर चुके हैं, ये आगे करना है। और गलती से आपके टीचर, सपोज मैं ही कोई टॉपिक पढ़ाना भूल जाती हूँ, वैसा होगा नहीं ऐसे, बट इन केस कोई एक छोटा सा टॉपिक आपका रह जाता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये आप सारे टीचर्स के साथ कर सकते हैं, ऐसा कि जिससे आप अवेयर रहोगे। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अवेयर रहोगे, टीचर भी अवेयर रहेगा, टीचर अवेयर रहेंगे, आपको भी अवेयर करते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको याद रखना है कि कौन सा टॉपिक आपका चल रहा है, कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है और कौन से टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, क्या टीचर ने आपको सारे टॉपिक कवर करवाए हैं कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये अपने को अपने पास हार्ड कॉपी में रखना है और हर बार जब आप कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे टिक लगाते जाएंगे कि येस दिस हैज़ कंप्लीटेड, डन है। नेक्स्ट अपने पास यूनिट आती है कैलकुलस, और कैलकुलस यूनिट है बड़ी भारी सी, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी, बहुत भारी यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस में मैं आपको बताऊं क्या कि ये तो है 2021 से 22,
और ये है 2022 से 23 का सिलेबस, ठीक है। अच्छा, क्या बात करने वाले थे हम लोग कि जब भी आप इस कैलकुलस पर आएंगे तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कवर करके आएंगे। अपना ये चैप्टर जो है हम कहाँ पढ़ते हैं, 11th क्लास में, सीबीएसई में 11th क्लास में कवर करते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो ये चैप्टर आप वहाँ से कवर करके आएंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। ये नहीं पढ़ के आएंगे तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम होगी, थोड़ी नहीं होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। सो पहले ही बता रही हूँ कि लिमिट्स और डिफरेंशिएबिलिटी अपने को अच्छे से कवर करके आना है जब हमारा कैलकुलस स्टार्ट होगा। और कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर जो हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो कैलकुलस बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और मैं बात बताऊं तो 12th क्लास की जान जो है ना मैथमेटिक्स की, वो सारी की सारी कैलकुलस में रहती है। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टॉपिक, और पूरा 12th जो है कैलकुलस पर डिपेंड है। कैलकुलस अच्छा है तो मतलब आपका 12th क्लास का मैथमेटिक्स अच्छा है। और अपना मेंस और एडवांस और बाकी के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, जो बच्चे उधर प्रिपरेशन कर रहे हैं बाकी अदर स्ट्रीम में लेकर के भी, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इधर पहले कंपेयर करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये है अपना इधर से कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर भाई साहब फटाफट से इधर पहुँच गए कॉम्पोजिट पे, चेन रूल। तो यहाँ पर कुछ डिडक्ट हुआ है, देखो इसमें अपना कुछ डिडक्ट हुआ है सिलेबस, कैन यू सी। यहाँ से कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एज इट इज है, चेन रूल। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन जो है इधर से डिलीट हो गया है। डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन जो है अपना डिलीट हुआ है, वेरी गुड। सो इसको कवर नहीं करना फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। आगे दे रखा है चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे सारे साइन इनवर्स टेन इनके लिख दिया है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एज इट इज है, बस ये टॉपिक अपना डिलीट हुआ है। आगे है डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, क्या दे रखा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज logarithmic differentiation, got it. Derivative of functions expressed in parametric form, second order derivative, मतलब exactly same है। continuity differentiability का syllabus exactly same है except this one, derivative of composite function। तो इधर अपने को कोई जोर नहीं डालना, ये डिलीट हो चुका है। तो यहाँ से एक टॉपिक डिलीट है, दैट यू शुड रिमेंबर। कौन सा डिलीटेड, कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। डन, समझ आया कि किस तरीके से हमें बात करनी है। और जब हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे आप लोगों को सारी की सारी बातें, तो हमारा मोटिव रहेगा कि जब आप लोग स्कूल में अपना सिलेबस कवर करें उससे पहले आप लोगों को सारी की सारी यहाँ पर बातें बता दीजिए। मतलब हम लोग क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी बात जब कर रहे होंगे तो डेफिनेटली स्कूल में आपका नहीं हुआ होगा। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब आप स्कूल में आपका स्टार्ट होता है तो एक तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग होती है उस चैप्टर को लेकर, कह रहे हमें तो आता है, हमने तो पढ़ा हुआ है, और एक रिवीजन स्टार्ट हो जाता है आपका। और गलती से कोई टॉपिक अपना वीक होता है या आप मिस कर देते हैं तो वहाँ पर रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। और मैथमेटिक्स में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जितना रिवाइज करेंगे उतने मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होते जाएंगे। लिटरली आप 5 to 6 टाइम रिवाइज करते हैं अपना मैथमेटिक्स का सिलेबस, यकीन मानो आप 100% स्कोर करोगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आज ही 6 बार रिवाइज करने बैठ जाओगे, नहीं, इंटरवल में रिवाइज करना है, जिसका स्ट्रेटेजी प्लान मैं आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो बना करके। सो बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हम लोग आपको पहले कवर कराएंगे। यही मोटिव रहेगा कि आप स्कूल में जब अपना कवर करेंगे सिलेबस, उससे पहले यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो आप लोगों को जब स्कूल में अपना टॉपिक स्टार्ट हो तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग हो बाकी के बच्चों से, अरे हमें तो आता है, आपने ही तो नहीं पढ़ा। सो यहाँ पर जो जो टॉपिक्स नहीं है उनका हमें ध्यान रखना, उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी फॉर सीबीएसई बोर्ड, ठीक। नेक्स्ट है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये भी अपना एक उसी का पार्ट है, किसका, कैलकुलस का पार्ट है।
सो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ अच्छा वैसे मैं थोड़ी सी आइडिया दूँ इसके बारे में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एडवांस इन सब के लिए। सो यहाँ पर मैं क्या बताने वाली थी कि यहाँ पर 3 इसमें इंटरनल टॉपिक्स होते हैं। एक तो होता है अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला। नेक्स्ट टॉपिक होता है इसके अंदर क्या अपना मोनोटोनिसिटी, और नेक्स्ट होता है इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमा। ये 3 चैप्टर्स का बेसिकली 3 मेजर टॉपिक्स है, इन्हीं का ये समन करके और एक नाम दे दिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो अब कंपेयर करते चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में उधर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और उससे पहले अपने पास यहाँ पर ये टॉपिक एड ऑन हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, और बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, इससे हमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा अपने बोर्ड्स में, ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो आगे स्टार्ट हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एज इट इज मैक्सिमा मिनिमा। अच्छा मैक्सिमा मिनिमा, तो इन्होंने इस बार टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिलीट कर दिया है। कैन यू सी, वाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज को ऐड किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एज इट इज है, ये टॉपिक अपना डिलीट हो गया है। टेंजेंट एंड नॉर्मल ये तरीके से कि मेजर टॉपिक ही इन्होंने डिलीट कर दिया। आगे है उधर मैक्सिमम मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली and second derivative test given as a provable tool. Okay, simple problems that illustrate basic principle and understanding of the subject as well as the real life situation. So इस बार टेंजेंट एंड नॉर्मल बिल्कुल साफ कर दिया है, जबकि ये हमारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा, तो हम लोग बाद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने एक टॉपिक जो ऐड किया दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इसको हमें अच्छे से कवर करना होगा क्योंकि ये हम पढ़ते नहीं इन जनरल, तो इस पर क्वेश्चन हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली अपने को मिलेगा वहां से। ओके, अब आता है अपना इंटीग्रल्स। देखो इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है कि अभी तक जो हमने बात किया था कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आते हैं। अभी ये चल रहा है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, और ये हमारे सीबीएसई ने बड़ा बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है। मतलब जिस तरीके से एनसीईआरटी बुक में दे रखा है ना, वो पूरा आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो समझ लो कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर लिया है। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया दे रखे हैं। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं। सो यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एज इट इज है इंटीग्रेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स। वाओ, देखो यही इसका मुझे खासियत यही लगती है कि इसमें ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये वाला जो है पार्ट ये एज इट इज दे रखा है, देखो। उसके बाद इंटीग्रेशन एज अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, मतलब 3 ही मेजर टॉपिक होते हैं इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स सारे दे दिए। अब इनके पास कुछ प्रॉब्लम कह रहा है फॉलोइंग टाइप्स, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम होती है, इनको करने का एक फिक्स पैटर्न होता है और कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। देखो एज इट इज चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, रूट में दे रखा है, देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, ये ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर रूट और ऊपर डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन, ये कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर रूट ओवर में ये, और ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहाँ पर देखो इन्होंने इंटीग्रल को ना एक साथ ही रख दिया है। यहाँ तक हमारा क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये जो पार्ट दे रखा है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर लिमिट एज अ सम इन्होंने पहले भी हटाया था और अब भी हटा दिया है। आप जब अपनी सीबीएसई की बुक्स देखेंगे वहाँ पर एक लिमिट एज अ सम करके टॉपिक दे रखा है, तो वो इन्होंने हटा दिया है। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट
प्रूफ, ओके। और बेसिक प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, वी शुड नो अबाउट दिस थिंग, एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये वाला टॉपिक भी अपना अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या है? दिस इज नथिंग ओनली, दिस इज एरिया। एरिया को ही बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एरिया सुन के तो बड़े मजे आ जाते हैं, और वहीं उनको बोला जाए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, घबराने लग जाते हैं, मैम होता क्या है? अभी समझ में आ गया कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइन्स, पैराबोलाज, ओके, सर्कल्स, एलिप्स, ओके। सिंपल वही दे रखा है, सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइन्स, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स। यहाँ पर भी दे रखा है लाइन्स, पैराबोला, ए सर्कल और एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ओनली। और यहाँ पर ये दे रखा है द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल। यहाँ पर वो ब्रैकेट में नहीं दिया, तो इससे कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। तो बस मान के चलना है कि एज इट इज है अपने पास, एरिया के टॉपिक में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, दिस इज रिमेन सेम, ठीक, डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें कहते हैं ना कि ब्लूप्रिंट हम पहले बनाते हैं बैठ करके, तो ये वो है कि हमें इसके बारे में आइडिया होगा तो इजीली हमारे स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे। अब आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में भी ये किससे रिलेटेड है? इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का ही यूज़ होता है और ये बहुत सिंपल टॉपिक होते हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर फिक्स पैटर्न है, आपको पता है तो डेफिनेटली आप करके आओगे। तो इस टॉपिक, इस चैप्टर के बारे में तो आपको ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है, पेपर में जैसे क्वेश्चन दिखे और एक अलग सी मुस्कान आनी चाहिए चेहरे पर कि बहुत ईजी होता है ये। ओके, देखते हैं डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री सॉल्यूशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये दो टाइप की अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पर एक ही टाइप की दे रखी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर दे भले एक टाइप की दे रखी है, फिर वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। So dy by dx plus py equal to q, dx upon dy plus py equal to, sorry, px equal to q। तो जैसे मैंने अभी एक टॉपिक का नाम लिया, दैट वाज डिफरेंशियल, सॉरी, इंटीग्रल, और एक ही हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, और बीच में एक और आ गया था अपना एरिया। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं कि आप एनसीईआरटी से अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, वहाँ पर आपको बहुत कम एफर्ट्स डालने पड़े। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, लेकिन कम एफर्ट्स में अपना काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक बहुत सुंदर तरीके से इनको डिज़ाइन करके दिया गया। तो हम जब भी इनको स्टडी करेंगे तो बहुत घुस के आराम से पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से डिज़ाइन किया गया और किस तरीके से इनको कैलकुलेट करना है। क्योंकि हम एक बार काम करने कहते हैं ना, एक तीर दो निशाने, हम बात करेंगे सीबीएसई की और अलॉन्ग विद हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या कह रहा है वो अपने से, यहाँ पर है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। तो इसके अंदर जब हम बात करेंगे, जब यूनिट 4 पे बात करने आएंगे तो हम पहले से क्या पढ़ के आएंगे, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, है ना। एक रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने पढ़ा था कब? 11th क्लास में। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री जो है 11th क्लास में हमने पढ़ा है। सो इसको पढ़ के आएंगे तब जाकर के हम यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। तो यहाँ पर पहले क्या है अपना वेक्टर। तो वेक्टर में देखते हैं वेक्टर स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब एज इट इज सेम है टिल हियर, ठीक। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो, definition, geometrical interpretation, properties and application of scalar, product of vectors,
मतलब एज इट इज सेम है, नो चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, इधर एज इट इज दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रखा है इन्होंने। उसके बाद हम बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में, तो वो इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री पहले ही पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैम वेक्टर के लिए थोड़ी पढ़ के आएंगे, इसके लिए ही पढ़ लेंगे, नहीं, हम वेक्टर के लिए भी पढ़ के आएंगे अपना इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में जहाँ तक हमने 11 में पढ़ा वहाँ से आगे की बातें करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस। अच्छा, यहाँ से इन्होंने इस टॉपिक को हटाया, कोप्लेनर को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ओके फाइन, ये देखो ये वाला अपना टॉपिक जो है डिलीट कर दिया, प्लेन वाला। अब हमें प्लेन के बारे में नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, प्लेन बिल्कुल हटा दिया अपना। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब यहाँ पर सिर्फ लाइन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, प्लेन को उन्होंने टॉपिक से हटा दिया है। तो अपना सिलेबस यहाँ पर कम हुआ है, काफ़ी कम कर दिया इन्होंने, तो भाई बहुत सारा कम कर दिया। कोप्लेनर के बारे में बात कर हटा दिए, ये टॉपिक हटा दिया, ये डिलीट कर दिया, और साथ ही साथ मतलब प्लेन के बारे में बात ही नहीं की है, उसके ना तो कार्टेशियन फॉर्म ना वेक्टर फॉर्म, मतलब प्लेन को साफ कर दिया, प्लेन को प्लेन कर दिया। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये भी इन्होंने हटा दिया, क्योंकि जब प्लेन ही नहीं है तो बाकी की बातें कहाँ से करेंगे, तो ये भी डिलीट कर दिया। सो इन्होंने इसके बाद बस एक टॉपिक ऐड किया, एंगल बिटवीन टू लाइन। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, तो हमें इसके टॉपिक में बड़ा केयरफुली याद रखना पड़ेगा कि 2-3 टॉपिक तो डिलीट किए हैं और छोटा सा टॉपिक जो है एड ऑन कर दिया है। एड ऑन क्या किया है, टू एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो हमें आराम से इसको देखना होगा कि इसमें वो ऐड करा रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि हमें प्लेन नहीं पढ़ना है, प्लेन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये याद रखना होगा, ठीक है। ओके, नाउ यूनिट 5 जो हमारी सबसे छोटी यूनिट थी, सॉरी यूनिट 5 या लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोगों ने कुछ तो पढ़ा होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ते हैं ना 11th क्लास में, तो ये वहाँ से आगे की बात है, अच्छा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्टेंट, ऑब्जेक्ट फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो ऑप्टिमाइजेशन के बाद इन्होंने ये ऐड किया ग्राफिकल मेथड और फर्स्ट फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स, बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो इन्होंने इसको यहाँ से ये वाला टॉपिक जो है डिलीट कर दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक डिलीट हुआ, ठीक है। उसके बाद सारा एज इट इज चल रहा है, बाउंडेड और अनबाउंडेड, फिजिबल एंड अनफिजिबल, ऑप्टिमल, फिजिबल सॉल्यूशन, अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कंस्टेंट। तो एवरीथिंग इज एज इट इज, बट एक टॉपिक जो डिलीट हो गया दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम्स, ठीक है। बाकी सबको सेम है। ये टॉपिक तो मैं थोड़ा अभी अजीब लगेगा, बट जब हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, मैं पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। द लास्ट यूनिट दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो बहुत अच्छा टॉपिक है, और प्रोबेबिलिटी के लिए आप सबको वैसे समझ आ ही गया होगा कि हमें प्रोबेबिलिटी जो 11th क्लास में पढ़ा है वो पढ़ के आना ही पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी के लिए हो सकता है कि हमें PNC पढ़ना पड़े पहले, तो भाई जितने चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं करते जाओ, साथ ही साथ हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी फ़ायदा होता रहेगा। तो PNC रिवाइज कर लेना 11th क्लास का, और फिर साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी इधर स्टार्ट करेंगे, और ये वहाँ से आगे स्टार्ट होगा प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर क्या दे रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ तो इन्होंने ऐड कर दिया है ये टॉपिक मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने ऐड कर दिया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि लास्ट ईयर से तो हमारे टॉपिक में एड ऑन ज़्यादा हुआ है और डिडक्शन कम हुआ है। सो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल को हमें इसमें ऐड करना है, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ने के लिए पहले की प्रोबेबिलिटी आने बहुत ज़रूरी है, वहीं से आगे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। और हर टॉपिक में कुछ बेसिकली हर चैप्टर में कुछ अपने चेंजेस हुए हैं, जैसे रिलेशन फंक्शन में कुछ चेंज नहीं हुआ, एंड एज वेल एज अपना इंटीग्रल्स में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो जहाँ चेंज नहीं हुआ वहाँ बेटर है, लेकिन जहाँ भी चेंजेस हुए वो हमें याद रखने होंगे। तो ऐसे ही रटने नहीं है,
जब अपन का कोई टॉपिक स्टार्ट होगा, कोई चैप्टर स्टार्ट होगा, उस टाइम एक बार आप उधर पेपर में देखोगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसमें ऑलरेडी, हमें वो याद रखने होंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ेंगे सीबीएसई के पर्पज से, और कुछ भी जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं उनको भूलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ भी भूल गए तो समझो अपने मार्क्स वहीं डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अपनी पूरी प्रिपरेशन पहले कर लेंगे हम लोग। हमारा फोकस यही रहेगा कि आराम आराम से पढ़ते हुए लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए चलेंगे। और अपने स्कूल में जब सिलेबस ख़त्म हो उससे पहले यहाँ पर सिलेबस अपना ख़त्म हो करके एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी। आप लोग एक बार इसका, जिन बच्चों ने नए सिलेबस का हार्ड कॉपी अभी तक नहीं निकलवाया है, एक अपने पास प्रिंट आउट रख लो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। अभी के लिए बाय बाय।